अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। विश्व में ऐसा कोई भी गैर राजनीतिक संगठन नहीं जिसकी जीवन यात्रा 100 वर्षों से अविच्छिन्न जारी हो, और न केवल जारी हो बल्कि अपने संगठन की आयु के हर पड़ाव पर संगठन और ज्यादा विस्तृत, और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा भव्य होता जाए। ऐसा कोई संगठन विश्व के इतिहास में नहीं, ना वर्तमान में ना इतिहास में। केवल एक संगठन है, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। केवल संघ है जो इस कसौटी पर खरा उतरता है। 100 वर्ष पूर्व आज के ही दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेगडेवार ने कुछ मुट्ठी भर साथियों के साथ अपने आवास में बैठकर जिस संगठन की नींव डाली थी, वो संगठन आज बटवृक्ष हो गया। बटवृक्ष, कई करोड़ स्वयंसेवक उसके पास है। 3 दर्जन से अधिक जीवंत संगठन है उसके पास, आनुषंगिक संगठन। उसका वैचारिक परिवार अखिल विश्व में विस्तार ले रहा है। अखिल विश्व में वैचारिक परिवार, और उसके वैचारिक परिवार से ही भारत में केंद्र की सत्ता है, और उसके वैचारिक परिवार के ही तमाम स्वयंसेवक देश के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी संघ के नेतृत्वकर्ताओं ने कभी ये स्वप्न देखा होगा कि ऐसी स्थिति भी आएगी कि जिस वक्त संघ 100 वर्ष की कालावधि पूर्ण करेगा, तो उस वक्त देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, इन अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर संघ के स्वयंसेवक आसीन होंगे। किसी भी संगठन के लिए गर्व करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इससे और बड़ी बात क्या होगी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब पूर्व स्वयंसेवक, और सबको गर्व है कि वो स्वयंसेवक रहे। किसी भी संगठन को और उस संगठन के मुखिया के लिए इससे अधिक संतोष का विषय क्या हो सकता है, जो इस वक्त वर्तमान सरसंघ चालक मोहन राव भागवत को हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद भी उनके स्वयंसेवक इस बात का सगर्व उल्लेख कर रहे हैं कि वो स्वयंसेवक रहे हैं, उनके जीवन को गढ़ने का काम संघ ने किया है।
इतने आक्रमण झेले, इतने विरोध झेले, इतने प्रतिबंध झेले, इतने गति अविरोधक झेले, फिर भी संघ चलता रहा। इसीलिए संघ का मंत्र है चरैवेति चरैवेति चरैवेति। न रुका न झुका, भागीरथी के प्रवाह सा चलता रहा। कई बार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सत्ता में रही तो सत्ता के कोप का भाजन संघ बनता रहा, लेकिन संघ न रुका न ठिठका न झुका, चलता रहा। और उसका जो पाथेय था, उसका परिणाम ये हुआ, उस पर चलते चलते, कि आज 2025 के भारत में संघ अपने अत्यंत भास्वरित दैदीप्यमान स्वरूप में विद्यमान है। और कम से कम संघ अपने आलोचकों को, अपने विरोधियों को जरूर विस्मृत कर रहा होगा, जरूर उनको जो हतप्रभ कर रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि दादा रे दादा, ये तो कभी सोचे नहीं था कि ये स्थिति हो जाएगी आरएसएस की। 36 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं संघ के विद्यालयों में, संघ से जुड़े विद्यालयों में। आप सोच सकते हैं, आदिवासियों के क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन संघ का, मजदूरों के क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन संघ का, विद्यार्थियों के क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन संघ का, राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन संघ के वैचारिक परिवार का। फिर संघ से बड़ा और कौन है, कहाँ है? हमारे साथियों ने संघ के 100 वर्ष के यात्रा उत्सव पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि संघ के 100 वर्ष पर विपक्ष में क्लेश क्यों है। पहले रिपोर्ट देखिए। कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर में शताब्दी वर्ष के समारोह मनाए जा रहे हैं। 27 सितंबर 1925 में विजयदशमी के दिन जिस संघ की नींव रखी गई थी, वो आज देश दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने संघ के योगदान पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया और संघ के संदेश को देश के सामने रखा। संघ की इस शताब्दी यात्रा के तमाम पन्नों को पलटते हुए पीएम मोदी ने संघर्ष, सेवा और संकल्प बताए, तो वहीं संघ के खिलाफ साजिशों को भी सरेआम किया। साथियों, राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया, लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते। इधर विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ के इतिहास के जरिए बदलते भारत के भूगोल को सबके सामने रखा।
वहीं नए भारत के संदेश में मोहन भागवत ने सभी को साथ चलने की नसीहत दी। पड़ोसी देश नेपाल के हालात से लेकर पहलगाम और नक्सलवाद, आतंकवाद सरीखी तमाम चेतावनियों से भी चेताया। अपने खास संदेश में भागवत ने कहा कि जरा जरा बात पर देश में हिंसा ठीक नहीं, पक्षपाती सिस्टम भी देश के लिए गलत परंपरा है। राज्य पर आधारित कल्पना है, हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहाँ नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी ये संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। वहीं संघ के इस 100 साल के जश्न में जहां तमाम बेमिसाल पन्ने हैं, तो विपक्षी खेमा भी तमाम सवाल उठा रहा है। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आज़ादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? क्या इसलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि यह हमारे क्रांतिकारियों को, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? क्या इसलिए सराहना की जाए कि उन्होंने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी, बहिष्कार किया था? अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर कैसे मूवमेंट का दमन किया जाए ये बताते थे। मेरे लिए आरएसएस का सच ये, इधर उधर की बातें करने से आरएसएस का सिया सच नहीं बदलेगा। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाम में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय। जब आप इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है इसमें। लेकिन 100 साल पूरे होने पे मेरे कुछ सवाल हैं। वो तीखे भी हैं, कड़वे भी हैं, लेकिन सच्चे भी हैं। 100 वर्षों में इस देश की 85% लोगों की हिस्सेदारी आरएसएस में क्यों नहीं हुई? 100 वर्षों में एक भी दलित आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी आदिवासी आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया कि आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है, उस आरएसएस में एक भी आरएसएस का प्रमुख 85% आबादी से नहीं है? छोड़ दीजिए आप, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो नहीं है, एक भी महिला आज तक आरएसएस की प्रमुख नहीं हुई। बहरहाल 100 साल की संघ यात्रा में प्रतिबंधों के साथ साथ तमाम पड़ाव आए। वैसे भी संगठन के 100 साल पूरे होना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वहीं संघ के 100 साल और विपक्ष के सवाल पर सवाल यही है कि संघ के संदेश पर सियासी कलेश क्यों? राजनीतिक कलेश क्यों, बड़ा प्रश्न है। मेहमानों साहब का परिचय कराए। रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रत्नाकर जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता। मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। अशोक सिन्हा साहब हैं, संघ विचारक हैं। अशोक जी का बहुत स्वागत है। ठीक है, पैच कर दो। अशोक जी, आपसे बात शुरू करूंगा। 100 वर्ष की यात्रा किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है, और खास तौर पर जब वो संगठन सत्ता आधारित संगठन ना हो, राजनीतिक संगठन नहीं हो जिसके पास सत्ता भी रहे। भारत ने 2 संगठन ऐसे हैं, एक राजनीतिक संगठन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का,
उसकी दशा दिखी रही है, उसकी दशा दिखी रही है। 125 साल की यात्रा में वो कहां पहुंच गई, कहां से चली थी, वो कहां आ गई। और एक 100 साल की यात्रा संघ की है जो 7 लोगों से शुरू हुआ था आज के दिन 100 वर्ष पहले हेगडेवार जी के घर में, और आज स्थिति ये हो गई कई करोड़ स्वयंसेवक और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सभी पदों पर संघ के स्वयंसेवक। अशोक सिन्हा जी। संघ की स्थापना संगठित समृद्ध समाज की स्थापना के उद्देश्य से हुई और यह जो है इस वर्ष में हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं। दूसरा जो इसका अर्थ था कि समाज की एकता और विविधता में भी एकता और संस्कृति ही राष्ट्र है, नेशन राष्ट्र नहीं है। यह सब विचार लेकर के संघ की जो स्थापना की गई थी उसमें पहले तो बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा, काफी विरोध हुआ। विरोध के बाद भी स्वयंसेवकों ने धीरज से अपने कार्य को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क करते हुए, जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाते हैं, उसी प्रकार से यह कार्य हुआ। यह मानना था संघ का कि संस्कृति ही राष्ट्र है और हिंदू समाज इस देश का उत्तरदायी समाज। तो संघ के जो ये 100 वर्ष हुए हैं, शतायु वर्ष पूरा हुआ है, यह एक अल्प विराम है। अभी यह कार्य आगे होता रहेगा। पहले हम व्यक्तियों में अनुशासन और हम सभी समाज के साथ संपर्क करके संगठित समाज खड़ा करने के प्रयास में लगे रहे और इसके लिए समाज के केवल अपने अनुशासन और व्यक्ति निर्माण में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में संगठन को खड़ा करके एक विराट भारत के लिए परिवर्तन के उदाहरण के रूप में हम खड़े हुए। पहले तो इसकी स्वीकार्यता बहुत कम थी, विरोधी बहुत थे, परंतु अब यह समाज में विरोध हमारा कम हो रहा है, स्वीकार्यता बढ़ रही है। यह एक अनुकूलता की ओर जाने की परिस्थिति बनी है और इसमें हमको बहुत समय लगा, 100 वर्ष का समय लग गया। और जैसा आज मोहन भागवत जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि संघ पे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी आदत में परिवर्तन लाता है, यानी वह समाज के लिए उपयोगी बनने का प्रयास करता है। विविधता के भेद को उसको एक संकट के रूप में खड़ा करने का जो प्रयास इस समय हो रहा है, इसलिए संघ ने अपने सामाजिक परिवर्तन के कार्य के लिए उसने प्रयास ये किया है कि समाज में ऐसा हम संपर्क करें जो सबको सहज और सरल रूप से स्वीकार हो। और इसीलिए सामाजिक परिवर्तन के 5 प्रण या उसे पंच परिवर्तन का नाम देने अशोक भाई, मैं दोबारा आऊंगा उन 5 प्रण पर। एक बार मैं बहस में सबको ले आऊं। मुन्ना खान साहब जी, राजनीतिक लोगों को राजनीतिक तस्वीर मुझे लगता है ज़्यादा सहजता से समझ आ जाती है, इसलिए मैंने कहा कि किसी भी संगठन के लिए ये सर्वोच्च गौरव की बात होती है कि उसके विचार परिवार के लोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पद पर आसीन हैं। ऐसा चमत्कार भारत में कोई संगठन नहीं कर पाया। मुन्ना खान साहब, देखिए सवाल कमाल का नहीं है। अभी आपका हेडलाइन चल रहा है कि संघ का 100 साल कितना कमाल, तो कुछ कमाल तो बताइए, कुछ योगदान बताइए। क्या ये योगदान सही है कि जब वीर योद्धा शहादत दे रहे थे तो ये मुखबिरी करने का काम कर रहे थे? ये कमाल है? या ये कमाल है कि माफीनामा लिखने में मशहूर थे? या ये कमाल है कि पेंशन पे पल रहे थे? या ये कमाल है आरएसएस की विचारधारा कि आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर एक आदमी नाथूराम गोडसे परम पूज्य महात्मा गांधी को गोली मार देता है? ये है
ये कमाल की बात करोगे आप? और आप राष्ट्र की बात करते हो, आप हिंदुत्व की बात करते आपकी हो। बात में तब वजन नहीं, आता, एक मिनट, आपकी बात में तब वजन आता, और जब ऐसा था तो आपकी बात का वजन था देश में। अब आपकी बात का मतलब, आपने तो कांग्रेस की बात का वजन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि संघ का जन समर्थन बढ़ गया। जब संघ को जन समर्थन नहीं था तो नेहरू की बात का वजन था, इंदिरा गांधी की बात का वजन था। अब संघ वहां पहुंच गया जहां से कांग्रेस ही बहुत छोटी दिख रही है, तो अब आपकी बात में इसे वजन नहीं आएगा ना। मान लो आप संजय सिंह के तरीके से वो 10 सवाल लिख के पढ़ भी दो, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जो इस वक्त की वास्तविकता है वो तो दिख रही ना। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल सिनेरियो में मैंने 5-7 बड़े पद आपके सामने रखे। ये देश के द्वारा चुने हुए लोग हैं भाई, जनादेश के जरिए सरकारें बनी हैं। जी अमिताभ जी पहले तो आरएसएस का प्रवक्ता बनना बंद कीजिए। आपने कांग्रेस को इतना छोटा आंका, जिसने लहू से देश को सींचा, जिसने बलिदान दी हो, जिसने देश के लिए कार्य किए हो, जिसने देश को मुक्ति दिलाई, उन अंग्रेजों से 200 साल तक लगातार देश को लूटता रहा और देशवासियों को कूटता रहा। आज कह रहे हो आपकी कांग्रेस तो बहुत छोटी हो गई। किसने कह दिया हो गई? नहीं हो गई क्या? हो गई ना। नहीं, मैं गलत कहूं तो टोको, ये फर्जी बातें मत करो मुन्ना खान ना। अरे ना गलत कहूं तो टोको। मुझे बता दो कांग्रेस कितने राज्यों में सरकार में है देश में? कितने राज्यों में सरकार में है? अरे मैं कहता रहा हूँ, ईमानदारी से बताऊं। गजब करते हो यार, ईमानदारी से बताऊं। अरे ईमानदारी से बताऊं अमिताभ जी, ईमानदारी से जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो सभी राज्यों में चोरी करके, आरएसएस की है तो विचारधारा है, चोरी करो, दंगे करवाओ, मर्डर करो, मुस्लिम का अत्याचार करो, और क्या विचारधारा आरएसएस की? ठीक है, आरएसएस की है विचारधारा है। ठीक है, अंग्रेजों वाली रुकना होगा। पॉलिसी, अंग्रेजों की ठीक है, अंग्रेजों के ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूं, एक जानकारी और दे दूं। मुन्ना खान अभी रुकना होगा। मैं इनके कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत्र को सुन रहा था, और वही बात मुन्ना खान भी दोहराएंगे, या शायद दोहराई भी होगी उनसे सुनकर। अक्सर लोग कहते हैं कि संघ से कोई जेल गया क्या अंग्रेजों के समय में, व्हाट्सएप पर भी चलता है। 1921 में डॉक्टर हेगडेवार जेल गए थे। 1921 में हेगडेवार जेल गए थे। और दूसरी बात और कह दूं, कांग्रेस ये क्रेडिट लेना लगता है कभी जीवन में बंद नहीं करेगी, चाहे कुछ हो जाए उसको, कि हमने देश को आजाद कराया। ना जी, इस गलतफहमी में क्यों है कांग्रेस? वो कांग्रेस सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं थी भाई मेरे, न जयराम रमेश की कांग्रेस थी। उस वक्त की कांग्रेस थी एक मंच जिस पर सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिस पर अंबेडकर साहब भी थे, जिस पर हेगडेवार भी सदस्य थे कांग्रेस के। सब कांग्रेस में थे। उसको आप ले आए और 10 जनपद में बंद कर दिया, बोले यही लोग स्वतंत्र कराए थे। गजब करते हो। लोहिया भी थे उसमें, जयप्रकाश बाबू भी थे, नरेंद्र देव भी थे, सबका क्रेडिट ले लोगे? गजब बात करते हो। और एक बार नहीं, मैंने 10 बार अपने ऐसे बहसों में कांग्रेस को बताया होगा कि भाई ये छोटापन है, इसको छोड़ दो। हम आजादी लाए, ये कौन मान लेगा? लोहिया खत्म, जयप्रकाश खत्म, अंबेडकर खत्म, कौन? भगत सिंह खत्म, चंद्रशेखर आजाद खत्म। बोले कौन? बोले हम लाए। बोले आपका नाम क्या है? बोले 10 जनपद मेरा पता है। गजब कर रहे हो यार। बाकी लोग लूडो खेल रहे थे क्या? बोले अंग्रेजों से हमने देश को मुक्त कराया, लहू से सींचा। कहां भैया, कहां हो? कौन जेल नहीं गया? किसने गोली नहीं खाई? किसने फांसी का फंदा नहीं चूमा? वो लोग कांग्रेसी हैं। 1942 अशोक यादव बैठे 1942 के आंदोलन में। जयप्रकाश बाबू से बड़ा कोई चेहरा था? नहीं था देश में। एक दौर में गांधी से बड़ा चेहरा भगत सिंह हो गए थे इस देश में, कांग्रेसी थे।
जयप्रकाश नारायण तो इंदिरा गांधी को हटाने वाले व्यक्ति हुए। लोहिया इंदिरा गांधी और जवाहरलाल के खिलाफ सबसे मुखर आवाज हुए। उन सबका घोर माठा कर लिया। कांग्रेस को स्वभाव वहां से पता लगता है। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक काल पात्र तैयार कराया था। अशोक जी आप भी सुन लो, आप कल आजकल गठबंधन में हो। उस काल पात्र में लिखा था कि मोतीलाल और जवाहरलाल ने आजादी दिलाई और जो कुछ थोड़ी बहुत बच गई थी वो इंदिरा जी ने दिलाई। हालांकि इंदिरा जी उस वक्त बच्ची थे। क्या बोले? बाकी सब बोले वो कुछ नहीं, वो तो भला हो कि जनता सरकार आ गई और इन लोगों ने, मुरारजी एंड कंपनी, इन लोगों ने, जनता पार्टी लोग सबसे पहले काल पात्र खुदवा के निकलवाया और उसे डिस्ट्रॉय किया। वरना 1000-2000 साल बाद इतिहास ही लिखा जाता कि मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, दैट्स ऑल, आजादी आ गई। वो मिजाज नहीं बदला। इसीलिए शायद शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस के पास से जमींदारी गए, मुद्दत हो गई, लेकिन उसको इस अकड़ अभी भी जमींदारों वाली है। मुन्ना भाई ने कहा कि हमने तो देश में आजादी लाई। ऐसा ना कहो महाराज, सबके प्रवक्ता जयराम रमेश तो नहीं हो जाएंगे ना। खैर अशोक जी, एक ऐसा संगठन, सामान्यतः संगठन जब जन्मते हैं तो छोटे से आगे बढ़ते हैं, फिर एक समय आता है कि सस्टेन नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत प्रगति करते हैं और फिर काल के प्रवाह में बाधित हो जाते हैं। 100 साल तक की यात्रा, और वो यात्रा तब जब विपरीत विचारधारा की सरकारों ने, विपरीत राजनीतिक सोच वाली सरकारों ने 3 दफे प्रतिबंध लगाया हो, छापेमारी हो, गिरफ्तारी हो, कोई सरकारी अनुदान कभी लिया नहीं हो, 1 रुपया सरकार की किसी योजना से लिया नहीं हो, जो एनजीओ का प्रीशगल है। उस संगठन का इतना बड़ा हो जाना कि कई करोड़ में उसके स्वयंसेवक फैल जाएं। मैं तो एक आंकड़ा बताया, 36 लाख से ज्यादा तो विद्यार्थी हैं संघ के स्कूलों में। 36 लाख बड़ी संख्या है। अशोक जी कैसे देखते हैं? देखिए अमिताभ जी, आज विजयदशमी है और इसकी हार्दिक शुभकामना पूरे देश को, और दूसरी शुभकामना आरएसएस को, जिसकी आज शाखा लगाने का 100 साल पूरा हुआ। क्योंकि 27 सितंबर 1925 को इसकी पहली शाखा, जो आपने बताया, मैंने भी पढ़ा है काफी कुछ संघ के बारे में, तो डॉक्टर केशव बल्लाम हेडगेवार जी के घर पे इसकी पहली शाखा लगी थी 1925 में, आज ही के दिन 27 सितंबर को। चूंकि आपने कहा कि संघ ने बहुत कुछ बताया संघ के बारे में, और चूंकि कोई भी संगठन साहब जी बिना त्याग, बिना तपस्या, बिना समर्पण, बिना सतत प्रयास के इतना बड़ा नहीं हो सकता कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो जाए। तो इससे हर संगठन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, उसकी कमी और उसकी अच्छाई दोनों के बारे में एनालिसिस करना चाहिए हर व्यक्ति को। और उसी के तहत मैंने जो यहाँ पे कुछ बातें आपने बताई, कुछ बातें मैंने पढ़ी, और जो बातें मैंने पढ़ी, संघ के जो पहले सर संचालक थे डॉक्टर केशव हेडगेवार, उसके बाद डॉक्टर माधव सदाशिव गोलवलकर जी थे, उसके बाद मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र सिंह, फिर के.एस. सुदर्शन जी थे, उसके बाद मोहन भागवत जी छठे। तो इन अगर सारी चीजों को आप देखें, जो 6 इनके चीफ हुए हैं, तो 6 लोगों ने आरएसएस को बड़ा करने में और उसको पालने पोसने में पूरा अपना जीवन समर्पित किया है। ये अच्छी बात है। किसी संगठन से अगर जुड़ के आदमी अगर उसके प्रति अपना त्याग समर्पण देता है तो अच्छी बात है। अच्छा, इन सब चीजों में एनालिसिस जब मैंने किया अमिताभ जी, तो मैंने पाया कि जो 6 सरसंघचालक हैं उसमें 5 ब्राह्मण समाज से हैं, 1 क्षत्रिय समाज से हैं। लेकिन अभी जो आपने संजय सिंह जी की बात किया, उसका मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो खुद एनालिसिस किया कि एक भी इसमें न तो पिछड़े समाज से, न तो दलित समाज से, न तो आधी आबादी से, मतलब महिला नहीं है, न तो कोई आदिवासी। तो एक एनालिसिस में मिला कि इन 6 लोगों में कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति इसमें से पीड़ित नहीं है। तो एक है कि भाई अगर आपको पूरे राष्ट्र को लेकर के चलना है तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही मतलब क्यों एज ए संघ के चीफ के तौर पे भाई, इसमें तो पीडीए के लोगों का भी होना चाहिए अगर आप राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, संघ ने जो इतना बड़ा, इतनी बड़ी जर्नी जो उन्होंने किया, इतना बड़ा संगठन बनाया,
और इस बात को लेकर के अगर थोड़ा सा और गहन विस्तार किया जाए तो संघ ने, आपने कहा हेडगेवार जी जेल गए थे, बिल्कुल सही बात है। ये 1921 में जेल गए थे, उन्होंने भाषण दिया था ब्रिटिश रिजीम के खिलाफ और 1 साल के लिए वो जेल में गए थे। 1922 में वो रिहा भी हो गए थे। अच्छा, तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए हिंदुत्व को इन्होंने चरम पे रखा या अपने संगठन को सबसे आगे रखा, राष्ट्र प्रेम के ऊपर इन्होंने अपने संगठन प्रेम को रखा। ये बात मैंने अपने एनालिसिस में पाई, जो मैं इधर काफी दिन से रिसर्च कर रहा था इनके ऊपर। तो इन्होंने राष्ट्र प्रेम से ऊपर संगठन प्रेम को रखा, क्योंकि संगठन प्रेम के लिए इन्होंने राष्ट्र प्रेम को कहीं न कहीं तिलांजलि देने का काम किया। जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो संघ उस समय अपनी शाखाएं लगाने और अपने संगठन के विस्तार में व्यस्त था। उसने आपसे भी, हम ऐसा नहीं, मैं इस बात को कोई जुटला सकता है भाई, 52 साल तक इन्होंने नागपुर मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, ये भी सही बात है। और इसके साथ साथ 1930 में जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था तो आरएसएस ने उसका बहिष्कार किया था। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब भी आरएसएस ने इसका सहयोग नहीं किया। तो मेरा जो करके ये संगठन को लेकर के अगर कहा जाए, ये संगठन अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किया, तपस्या किया, लेकिन राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए संगठन का योगदान उतना नहीं है जितना कि बाकी संगठनों का, बाकी लोगों का था। वो उतना नहीं इनका संगठन का योगदान है। आपने जेपी का नाम लिया, तो जेपी जी के आंदोलन में भी भूमिका थी, सही आपने कही। और जेपी जी ने उस समय कहा था कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो हम भी फासिस्ट हैं। वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन लबोलुबाब अगर एनालिसिस किया जाए तो आरएसएस ने अपने संगठन को मैं रत्नाकर सिंह के पास जाऊं। केवल जेपी ने नहीं कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जयप्रकाश बाबू ने कहा, गांधी जी ने कहा, केवल जेपी ने नहीं कहा। अब ये तीन आज के मुन्ना खान और हम लोगों से बड़े छोटे हो गए तो अलग बात है, हम तो मानते हैं कि नहीं बहुत बड़े लोग हैं, इनके कहे का वजन है। हो सकता मुन्ना भाई कहें कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या जाने, गांधी, अंबेडकर, जेपी, हमारी सुनो, हम जो कह रहे हैं, हो सकता कहें, लोकतंत्र में उनको कहने का अधिकार हासिल है। अशोक भाई ने अच्छी व्याख्या की, उन्होंने एक व्यक्ति के तौर पर व्याख्या अच्छी की और एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी अच्छे तर्क रखे और शैली भी उनकी अच्छी थी। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा, संघ को भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह आप उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इन पार्टियों को चुनाव लड़ना है क्या? इनको यह देखना है कि अगर बकेवर से यादव लड़ा रहे हैं तो बगल वाली सीट से यादव न लड़ाएं। इसलिए वहां जिस ढंग की चीजें दिखती हैं अशोक बाबू, वैसे यहां नहीं दिखेंगी, आरएसएस में कभी नहीं दिखेंगी। लेकिन जहां आरएसएस को फैसला लेना है, आप पढ़ के आए संघ पर, इसलिए मुझे अच्छा लगा, बहस में ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन एक चीज, नई चीज कहता हूं, गूगल में नहीं मिलेगी। जहां संघ को निर्णय लेने की या परामर्श देने की स्थिति आई कि भाई संघ और भाजपा के बीच में परामर्श का रिश्ता है, आया कि भाई हमारे बहुमत आ गया है, तो कहा गया ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाओ 3 बार। आज जो रामनाथ कोविंद नागपुर में है, संघ के विजयदशमी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, ये कानपुर के साधारण व्यक्ति थे। ये संघ की दृष्टि थी जिसने इनको रामनाथ कोविंद बना दिया, भारत का राष्ट्रपति बना दिया। दलित हैं 100% वाले। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ओबीसी हैं, स्वयंसेवक थे संघ के। नरेंद्र मोदी कौन है? ओबीसी हैं, स्वयंसेवक थे, संघ से ही जीवन शुरू किया। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मैं बता दूं, यह संघ का विषय है, यहां पर संघ को देखो। ऐसा तो पार्टियां नहीं कर पाई। मैं कटुता नहीं करना चाहता, इशारे में बात कह दूंगा। मुन्ना खान साहब ने कही, संजय सिंह ने कही, वही बात अशोक भाई ने शालीन ढंग से कही। मैं संजय सिंह जी से एक बात कहूं या अशोक भाई से कहूं, क्या आम आदमी पार्टी जो संघ से प्रश्न पूछ रही, ठीक है पूछना चाहिए, तो उसको ये तो अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि अब दिल्ली में कभी हमारी सरकार बनी तो
गुड्डू गडरिया मुख्यमंत्री होंगे, अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। ये तो करो घोषणा। कोई पार्टी कर सकती है क्या? नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी, और मौका लगे तो राहुल जी। रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं मिला आपको? द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? आपको पिछड़े दलितों को, मुसलमानों का पता नहीं पता? आप दूसरों से कह रहे हो कि पीडीए लागू करो, आप कर देंगे। समाजवादी पार्टी ये घोषणा कर सकती है क्या? अशोक भाई, नहीं कर सकती। हम जानते नहीं कर सकती कि हम धानुक समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम गडरिया समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं कर सकती घोषणा। इवन ये भी नहीं कर सकती कि हम मुसलमान को बनाएंगे। हम केवल पिछड़े वर्ग की एक जाति से ही मुख्यमंत्री देंगे। यही है ना सच? ये अंतर है राजनीतिक दल और संघ का। इसको भी दिमाग में रखना चाहिए। ये मेरी जानकारी है एक पत्रकार के नाते कि संघ को जब जब परामर्श देने की स्थिति आई, ये उसी का परिणाम है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हुए, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हुई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं पिछड़े वर्ग के। पिछड़े वर्ग का इंपावरमेंट इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या मित्र? 3 बार। और ये बात अशोक जी को कहीं स्मरण में नहीं आई होगी उस वक्त। आज जो ये तस्वीर चल रही है, देखिए इसमें दत्ता जी बैठे हैं मोदी जी के बगल में, ठीक? कल का जो कार्यक्रम था, ये दत्तात्रेय होसबोले संघ के नंबर 2 हैं, ठीक? दूसरे स्थान पर अशोक भाई। ये दक्षिण के ओबीसी समाज से आते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। खैर, रत्नाकर जी, विपक्ष पूछ रहा है कि संघ की सराहना किस लिए? फिर वो 10 चीजें जो मुन्ना जी ने गिनाई या संजय सिंह ने गिनाई या सुप्रिया जी ने गिनाई, वो आपने सुनी ली। वो कह रहे सराहना के लायक कोई काम किया हो तब ना सराहना हो। किस बात की सराहना हो रही है रत्नाकर सिंह? जी अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं विजयदशमी की आपको और सभी पैनलिस्ट को और इस देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं आपने जो बात कही उस पर मैं आना चाहता हूं कि देखिए, संघ के बारे में ये लोग दुष्प्रचार आज से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं, क्योंकि वैचारिक मतभेद है। संघ जहां पे एक तरफ काम करता है हिंदू समाज को संगठित करने के लिए और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, वहीं पे अगर विपक्षी पार्टियां, अगर कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टियां हो, वो जातिगत मतभेद करके और लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके सत्ता हथियाने का काम करना चाहती हैं। यही मुख्य विचार जो है विरोधाभास है विचारधारा का। देखिए, आपने अभी जिक्र भी किया कि कैसे 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने एक बीज बोया था और वो बीज आज वट वृक्ष हो गया। 100 साल पूरे होने पे वो वट वृक्ष हो गया है और उस वट वृक्ष के छांव में करोड़ों संघ के कार्यकर्ता देश भर में जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई बाढ़ आता है, प्राकृतिक आपदा आती है, वो निकल पड़ते हैं सेवा भाव से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से केरला में, हिमाचल में और पंजाब में जब त्रासदी आई तो सबसे पहले वहां पे कोई अगर देखने को मिला तो संघ के कार्यकर्ता देखने को। ये है भावना संघ की। संघ हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है और राष्ट्रीय एकता की भावना को जो है वो बढ़ाना चाहता है। और ये कह रहे थे अभी, चंद 6 लोगों का उदाहरण लेके कह रहे थे कि 6 लोग जो प्रमुख बने वो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से आए। लेकिन ये आधा सच बताए, आधा सच आपने बता दिया कि 6 प्रमुख लोगों के बाद जो संघ में लोग हैं दूसरे नंबर पे हैं या कार्यकर्ता लोग हैं, वो भी अन्य समाज के लोगों, अन्य जातियों का लोगों का प्रतिनिधित्व है, उनका भी योगदान है। और संघ सबको लेके चलता है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो है वो सब लोग जुड़े हैं संघ से। आपने कहा अभी भी कि यह संघ के लिए गौरव की बात है कि 100 वर्ष में पूरा होने के बाद आज
उसकी जो राजनीतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में, और राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक सारे लोग संघ के कार्यकर्ता हैं। तो ये संघ के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आना चाहता हूं, ये प्रश्न उठा रहे थे, क्या किया संघ ने? अरे भाई, संघ ने जो किया है वो आपने लोगों को बताया नहीं। संघ जो करता है वो आप लोग, संघ कभी भी, मैं अमिताभ जी, मैं संघ की शाखाओं में जाता हूं, संघ काम करने में विश्वास रखता है, कभी प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखता। और संघ बड़े चुपके से अपने नेक कार्य जो है, सामाजिक कार्य, वो करता रहता है। मैं आज बता दूं, आपने भी आंकड़े बताए कि हिंदुत्व का पुनर्जागरण और सांस्कृतिक विचार जो है इस देश में लाने का काम संघ ने किया। राष्ट्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम जनसंघ के माध्यम से संघ ने किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम, राम मंदिर का निर्माण करवाने का काम संघ ने किया। शिक्षा में योगदान 12,754 स्कूल विद्या भारती के रूप में संघ ने दिया। लाखों छात्र जो है लाभान्वित हो रहे हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन, वो सारी शिक्षा दीक्षा वहां पे उनकी हो रही है। सामाजिक कल्याण का कार्य संघ ने किया, जहां 35,000 से ज्यादा सामाजिक कार्यक्रम आज चल रहे हैं, और 52 जो है संगठन है जो शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। ये संघ का काम है और संघ कर रहा है। और तीसरी चीज मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं अमिताभ जी, संघ ने वो काम किया जो इस देश में किसी ने नहीं किया। इस देश में 800 साल पहले से कभी 100% हिंदू हुआ करते थे इस देश में, लेकिन 800 साल की गुलामी के बाद, जहां पे विदेशी आक्रांताओं ने 600 साल गुलामी किए, अपना जो राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और एक सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुत्व को खत्म करके, कन्वर्जन करके, दबाव में मार करके उनको जो है, ये हम जो जहां पे 100% हुआ करते थे वो 80% हो गया। और किस तरह से संघ ने 1925 में जो इस तरह की जो संघ का जो बुनियाद रखा, वो किस तरह से पूरे देश में इस कन्वर्जन को रोकने का काम किया और हिंदुत्व को बढ़ा करके सामाजिक हिंदू एकता को बढ़ाने का काम किया। ये संघ ने किया। ये जो चीजें हैं ये संघ करती है। और कांग्रेस ने क्या किया भाई? अभी ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे अल्पसंख्यक समाज को हमारे हिंदू भाइयों के अधिकार से ज्यादा अधिकार देने का काम किया। हिंदुओं को हमेशा दबाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और एक चीज कहना चाहूंगा, 1976 में जब 42वां संशोधन आया था, संविधान में प्रस्तावना लाया गया, धर्मनिरपेक्षता किस उद्देश्य से लाया गया था भाई? क्या वो चाहते थे कि इस देश में हिंदुओं के अधिकार को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए? और अल्पसंख्यकों को, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस कहती है कि इस देश में संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये मानसिकता लेके वो संशोधन जो है किया गया। अभी रुकना होगा रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा। आपने ठीक से अपने तर्क रखे। अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी, ये लालू जी की पार्टी, ये जो तमाम दल हैं, विपक्षी दल हैं, ये संघ से इतना खार क्यों खाए रहते हैं? आप लोगों का अपना आकलन क्या है कि भाई ये लोग आपका नाम सुनते क्यों भड़क जाते हैं? देखिए, इनका जो फलक है, जो देश को, समाज को, राष्ट्र को देखने का है, वो केवल राजनीति है। और राजनीति का चश्मा जब लगेगा तो प्रतिद्वंदिता आती है, और प्रतिद्वंदिता आती है तो एक दूसरे को काटने का एक स्वाभाविक उपक्रम होता है। संघ संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को वह सामने दृष्टि रख करके उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी एकता के लिए, उसकी समरसता के लिए कार्य करता है। तो संघ इनको दुश्मन नहीं। एक मिनट अशोक जी, आपने ये जितनी बातें कही ये थोड़ी गंभीर बातें हैं। मैं बहस को सरल रखता हूं। मेरा निवेदन ये है, जो मेरी समझ है वो मैं बता दूं, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। ये सब बातें जो आपने कही एक तरफ, लेकिन कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, टीएमसी को आपसे नाराजगी इसलिए, आपको देख के लोग इसलिए भड़क जाते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आपकी ताकत भाजपा के पीछे है, इसलिए भाजपा इनको चुनाव में हरा देती है।
इसलिए ये आपको देख के भड़क जाते हैं। अशोक जी, बाकी सब तो ठीक है जी। ये तो जानते होंगे कि संगठन में ही शक्ति है, और जिसका संगठन होगा, जो संगठित होगा, वह विकसित होगा, वह आगे बढ़ेगा और वह कुछ कल्याण का कार्य कर सकेगा। बिना संगठन के यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है केवल उद्देश्यों को लेकर के और कुछ लोगों को इकट्ठा करके, तो उससे देश का भला तो नहीं होने वाला है, और इनका भला जरूर हो सकता है। इन लोगों ने हमसे द्वेष भाव रखा है, परंतु संघ इनको दुश्मन नहीं मानता। संघ तो दो ही भाग क्या करता है, एक जो शाखा में आते हैं और एक जो आने वाले हैं। तो हम समग्र दृष्टि से सबके विकास के लिए हम सोचते हैं। तो अगर ये द्वेष रखते हैं तो वो एक राजनीतिक द्वेष है, और मैं समझता हूँ कि कालांतर में ये द्वेष इनका हमारे पक्ष में आएगा। हम ऐसा आशा करते हैं। ठीक बात है जी। मुन्ना खान साहब, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से मैंने अपने पत्रकारी जीवन के उसमें क्रम में अक्सर चर्चा की, चुनाव में जीत और हार पर चर्चा होती रही। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुझसे कहा कि भाई अग्निहोत्री जी, हम लोग भी क्या करें, उनके पास आरएसएस है, वो उनके पीछे लग जाती है और वो जीत जाते हैं। मैंने उन सब नेताओं से पलट के सवाल किया, आरएसएस ने जनसंघ को पैदा किया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए गुरुजी से मिलने तो उन्होंने 5 लोग संघ से दिए, कहा इनको ले जाओ, ये लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे। उनमें एक सुंदर सिंह भंडारी भी थे, बलराज मधोक भी थे। मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुझाव दिया, मुन्ना भाई, कि आप लोग संघ जैसा एक संगठन क्यों नहीं खड़ा कर लेते हो जो आपकी मदद करे। जो सेवा दल था भी थोड़ा बहुत, अब तो वो भी गायब हो गया, उसका भी आज कहीं झंडा नहीं दिखता। मुन्ना खान साहब, संघ जैसा कोई संगठन आप लोग खड़ा नहीं कर पाए। देखिए अमिताभ जी, हमें संघ के जैसा संगठन खड़ा करना भी नहीं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। हम संघ के जैसा संगठन खड़ा करके जो हमारी आन बान शान तिरंगा है उसका अपमान करना नहीं चाहते। हम उन शहीदों को गाली नहीं देना चाहते जिन शहीदों के लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने, संघ के अध्यक्ष ने क्या क्या नहीं कहा। हमारी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। संघ की विचारधारा में किसी भी जाति के लिए, किसी भी समुदाय के लिए उसके मन में कोई भी जगह नहीं है। स्वार्थी लोगों का है ये सेवक संघ नहीं, स्वार्थी सेवक संघ होना चाहिए। जो स्वार्थ के लिए आज देश को कुचल रहा है, देश के ऊपर केरोसिन छिड़क रहा है, देश में आग लगाने का काम कर रहा है। देश में सभी बच्चे हैं जी, देश के बच्चे। हंसने की बात नहीं अमिताभ जी, समझ ठीक समझ गए, हम समझ गए आपकी बात। ठीक है मुन्ना भाई, समझ गए। अशोक जी के पास चलो। मैंने प्रश्न ये जो पूछा तो शायद मुन्ना भाई उसको समझ नहीं पाए। मैंने इन्हें कहा था आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने यहाँ ले आओ, इतनी लंबी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी मुन्ना भाई को। मैंने तो सिर्फ ये कहा ऐसा समानांतर संगठन जो आपके कमजोर टांगों को मजबूती दे। आप अपने मन का संगठन बनाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? पुलिस पकड़ रही है यार, आप समझ ही नहीं पाए। आपका तो एक बड़ा नेता भारत के सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा बोलता था, तब क्या करोगे? छोड़ो ना इन बातों को। ठीक है गांधी जी, मुन्ना भाई, ठीक है मुन्ना भाई, गांधी जी इसीलिए आजादी के बाद ये बोले थे कि कांग्रेस का काम खत्म हो गया, इसको विघटित कर दो, फिर जिनको सत्ता की लड़ाई लड़नी है अपनी पार्टी बनाओ, अपना अपना जोर आजमाओ। लेकिन नहीं माने लोग, बोले बापू तुम चुप रहो, बूढ़े हो गए, ज्यादा न बोला करो, हम लोग इसी कांग्रेस को भुनाएंगे, ये हुंडी है यही चलेगी। खैर अशोक जी, यही बात मैंने समाजवादी पार्टी के बड़े शिखर के नेताओं के साथ चर्चा में आई। उन्होंने कहा अमिताभ जी हमको अकेले लड़ना पड़ता है, आप तो जानते हो इनके साथ तो आरएसएस लगती है, आरएसएस के साथ 10 संगठन है। तो मैंने उनसे भी यही कहा व्यक्तिगत बातचीतों में कि आप एक ऐसा सपोर्टिव संगठन क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? आप भी तो सरकार में रहते हैं, आपके पास भी व्यवस्थाएं हैं, सब है, क्यों नहीं खड़ा कर पाए? जो साइड में रहता और वक्त पर आपकी मदद करता। और अगर आप नहीं खड़ा कर पाए तो जिनके पास ये संगठन है फिर उनसे ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं बचता आपके पास। आप तो खड़ा नहीं कर पाए। अशोक जी
नहीं, आपने देखिए दो बातें कही और जी। दूसरी बात आपने कहा कि इससे ईर्ष्या करने का कोई तुक नहीं। देखिए ईर्ष्या आरएसएस से नहीं करते हैं लोग, ईर्ष्या करते हैं उसकी विचारधारा से। और विचारधारा क्या है? संघ के स्थापना काल से लेकर के अब तक की उसकी एक ही विचारधारा है, हिंदुत्व के आड़ में पीडीए के हक और हकूक को छीनना। आपको याद होगा मंडल कमीशन जब शुरू हुआ था और हमारे बीपी सिंह, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, श्रद्धेय नेताजी सब लोगों के साथ जब मंडल यात्रा शुरू हुई थी पिछड़ों दलितों को उनके हक और हकूक को दिलाने के लिए, खासतौर से पिछड़ों को, तब संघ ने एक तत्काल उस मंडल कमीशन के प्रभाव को खत्म करने के लिए कमंडल यात्रा निकाल दिया राम मंदिर आंदोलन का, ताकि उस कमंडल यात्रा में मंडल की बातें छुप जाए और पिछड़ों को उनका हक और हकूक से वंचित किया जा सके। ये संघ की स्थापना काल से लेकर के अब तक उसकी एक यूएसपी है कि 85% आबादी को उनके हक और हकूक से दूर रखें। ठीक, इसलिए ये लोग संघ विचारधारा से नफरत करते हैं। आपने तमाम एग्जाम्पल दिया कि प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिया, पिछड़े समाज से, दलित समाज से। देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो चीज होती है। हार्डवेयर के रूप में आपने पिछड़े समाज के नेता को पीएम बना दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर उसने कौन सा भर दिया? भाई मेन तो काम सॉफ्टवेयर का ही होता है ना अमिताभ जी। सॉफ्टवेयर आपने भर दिया आरएसएस वाला सामंतवादी सॉफ्टवेयर। अब वो भले हार्डवेयर है पिछड़े समाज का, लेकिन सॉफ्टवेयर है कौन सा? सामंतवादी। तो जैसे संघ चाहेगी वैसे ही करेंगे वो। ठीक है अशोक इसका कोई जी, ठीक मतलब नहीं पिछड़े समाज। ठीक है रत्नाकर जी, वो कह रहे हैं कि संघ से ईर्ष्या ने संघ की विचारधारा की खिलाफत है। छोटा सा उत्तर रत्नाकर सिंह, समय कम है। जी देखिए, संघ की विचारधारा है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, हिंदुओं को संगठित करने का, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या कहा, ये तुरंत जातियों पे आ जाते हैं, ये तुरंत पीडीए की बात करने लगते हैं, हिंदुओं को बांट करके अपने राजनीतिक हित को सेकने का काम ये लोग करते हैं, और ईर्ष्या जो है वो संघ से करते हैं। अरे संगठन जो होता है वो संगठन का ही विचारधारा होता है, व्यक्ति की विचारधारा नहीं, संगठन की विचारधारा है ये कि हिंदू समाज को संगठित करने का। और देखिए ये संघ ने किया है, ये पिछले 100 साल में संघ ने किया है, बखूबी किया है। क्योंकि देखिए आज भी अगर देखा जाए अमिताभ जी, तो 9 राज्यों में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो चुका है। और अगर इस कन्वर्जन को रोका नहीं गया, अगर इस जो डेमोग्राफी को जो बदलने का काम सुनियोजित तरीके से विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के विदेशी ताकतें जो कर रही हैं, इसको रोकने का काम नहीं किया जाएगा, जो संघ बाखूबी कर रहा है, तो ये एक दिन जो है ये हम यहाँ पे 80% हो गए, हम कहीं 60% ना हो जाए, कहीं 40% ना हो जाए। ये एक बड़ी चुनौती है इस देश के लिए, जो संघ रोकने का काम कर रहा है, संघ उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि ये क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं राजनीतिक कुछ ऐसा संघ की तरह एक संगठन, कांग्रेस पार्टी से आपने पूछा। देखिए कोई भी संगठन तब खड़ा होता है और तब वो लंबे समय तक चलता है जब उसमें राष्ट्रीय हित की भावना जुड़ी होती है, और संघ के अंदर राष्ट्रीय हित की भावना कूट कूट कर भरी है। लेकिन तो दो सेवा चार दल आज सिर्फ एक भावना बताओ तो सही। अरे दोस्त, हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ की दो चार कामों को भी गिनती करवाइए नेशनल चैनल के द्वारा, देश के जनता को पता लगे कि सेवक संघ के देश के लिए ये कार्य रहे, देश के हित में ये कार्य रहे, सेवक संघ ने ये कार्य करने का काम किया। आप बताइए तो सही, देश के जनता को बताइए ना, उस देश के जनता को बताइए कोशिश की कि गई, आरएसएस लेकिन ने सारी चुनौतियों को पार करते हुए अब ये भी बताइए कि आरएसएस ने तिरंगे का अपमान क्यों किया। अब ये भी बताइए कि आजादी के दौरान मुखबरी करने का काम, चॉकलेट करने का काम, पेंशन पे पलने का काम आरएसएस ने क्यों किया। ठीक है रत्नाकर जी, आगे बात, मुन्ना भाई आगे बात, दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक गंभीर बात अशोक जी ने कही, मुझे लगता है उसका उत्तर होना चाहिए, बाकी तो झाँव झाँव का क्या उत्तर। मैं प्रमाण रखूंगा, व्याख्या खुद कर लेना अशोक भाई, क्या? लेकिन मैं जो प्रमाण रखूं वो अकाट्य होगा, वो नहीं कट सकता। व्याख्या में स्वतंत्रता है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, अशोक जी जानते हैं। जिन लोगों को आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला परिवार बता रहे हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी इस वक्त आपको भी मात दिए हुए हैं, वो आपसे भी तेज दौड़ रहे हैं सामाजिक न्याय पर। उनके पास जब सरकार की ताकत आई तो जवाहरलाल जी,
फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर नरसिंह राव जी, 100% ब्राह्मण। क्या उनने गडरिया को, काछी को, कोयरी को, धानुक को, धोबी को क्यों नहीं बनाया? चमार जाटव को क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? कोई रोके था? कोई हाथ पकड़े था? भाषण दुनिया का दे रहे हो यार। अशोक जी, आपकी पार्टी के पास, सुन लीजिए ध्यान से, वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए ये इशू। आपकी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी आई, 4 टाइम्स अब तक के इतिहास में। क्या आपने यादव के अतिरिक्त, और वो भी एक परिवार के यादव के अतिरिक्त, किसी को दी? 5682 जातियां थी पिछड़े में, 5682। आपने किसी की ओर देखा? उत्तर है नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। और एक असंभावित उत्तर है नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, फ्यूचर टेंस। पूरी विनम्रता से कह रहा हूं। लालू जी सामाजिक न्याय के तीसरे योद्धा, आपने नाम लिए मुलायम सिंह जी लालू जी का, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। उनके पास भी 3 दफे आई चीफ मिनिस्टरशिप, और एक बार आधी आई डिप्टी वाली। 2 बार लालू जी, 1 बार रावड़ी जी, 1 बार तेजस्वी जी। क्या एक ही परिवार से यादव, इसके अलावा नहीं। वहां भी 5663 यादव हैं, उनको पिछड़े हैं, उनको भी पता है। दलित अलग से है नहीं ना। बसपा के पास, आज सबकी बात कर लो, बसपा के पास 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप आई उत्तर प्रदेश में। कितनी? 4 बार। चारों बार बहन जी। क्या दलितों में और जातियां नहीं है? क्या पिछड़ों में जातियां नहीं है? क्या मुसलमान नहीं है? आप लोग तो सबका झंडा ले रहे हो ना, बताओ ना। और आज भी आप नहीं मानोगे, आज भी संभव नहीं कि चलो अब जब जागो तब सवेरा। क्या ऐसा हो सकता है कि लालू जी कह दे तेजस्वी तुम पीछे हटो, ये नाऊ का लड़का है, ये बनेगा चीफ मिनिस्टर? बोल सकते हैं? आपकी पार्टी बोल सकती है कि धानुक बिरादरी का लड़का है, ये बनेगा चीफ मिनिस्टर? बोल सकते हैं? कांग्रेस बोल सकती है कि पप्पू गुलरिया को प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर हम सरकार में आए? बोल सकते हैं? नहीं ना। बहन जी बोल सकती हैं क्या कि अगर बसपा सरकार में आई तो मैं तो कहता हूं जाटव में कोई दूसरा ले आओ, चलो छोड़ो बाकी जाट वही रखो, जाटव ही रखो। जाटव में कोई रामपाल ले आओ, कोई श्यामपाल ले आओ। नहीं, पंचों की राय सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा। अशोक भाई, समस्या यहां पर है, ये सामाजिक न्याय नहीं हो रहा ना, ये कतई सामाजिक न्याय नहीं है। ये पिछड़ों का इंपावरमेंट कतई नहीं है। ये सत्ता के सिंहासन को किसी एक आंगन में लाके बंद कर देने जैसा मामला है बस। सत्ता के सिंहासन को चौराहे पर रखिए ताकि उस पर गरीब का बच्चा बैठ पाए, जो सबसे अंतिम कतार में खड़ा है समाज की, वो भी कभी आए और सत्ता के सिंहासन पर बैठ पाए। आप लोगों ने सत्ता के सिंहासन को ताले में बंद कर दिया अपने अपने राजप्रसादों में। मैंने सबके उदाहरण दे दिए, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी। सामाजिक न्याय की लड़ाई का यही लोग क्लेम कर रहे हैं, और इस तर्क की में कुछ भी असत्य हो तो कहिएगा कि आपने गलत कहा। हमने एक गडरिया का राज्याभिषेक किया, हमने एक धीमर का राज्याभिषेक किया, बता दीजिएगा हमको। नहीं ना। क्या इंदिरा जी अपनी जवाहरलाल जी अपनी जगह किसी अति पिछड़े को नहीं बैठा सकते थे? महादलित को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते थे? इंदिरा जी अपना उत्तराधिकारी किसी दलित को नहीं बना सकती थी? मुलायम सिंह जी नहीं कर सकते थे? लालू जी नहीं कर सकते थे? नहीं हुआ
नहीं हुआ। और एक उदाहरण करुणानिधि जी का भी है, वो भी बड़े चैंपियन है अशोक भाई, वो भी बड़े चैंपियन है सामाजिक न्याय के। करुणानिधि के बाद स्टालिन, और स्टालिन के बाद स्टालिन का बेटा उदयनिधि। वहां भी 5663 पिछड़ी जातियां आंगन से बाहर हैं, नेपथ्य में खड़ी कर दी गई। मूल चिंता भारत की ये है, सामाजिक न्याय तब असली होगा जब इस ढंग से हिलाया डुलाया जाए और नीचे वाली जातियां नेतृत्व के लिए लाई जाएं। एक ही परिवार, एक ही घर, एक ही जात, एक ही मोहल्ला, एक ही टोला से राजा बने, ये अच्छा नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।